बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क में आप सबको खुशामदीद। दोस्तों, अमेरिकन प्रेसिडेंट्स की इस सीरीज के अंदर हम अमेरिका के जो शुरू के 3 प्रेसिडेंट्स हैं उनको हम डिस्कस कर चुके हैं, उनकी पॉलिसीज वगैरह को हम देख चुके हैं। तो दोस्तों, अगर यूएस हिस्ट्री का जो सिलेबस है उसको हम देखें तो यूएस से एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री, इसका जो टाइम पीरियड लिखा हुआ है 1783 टू 1819, इसी टाइम पीरियड में अब इस वक्त हम चल रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ मैं आप लोगों को एक और बात बताता चलूं कि जो अगला टॉपिक है एक्सपेंशन ऑफ यूएसए फ्रॉम 13 टू 50 स्टेट्स 1820 टू 1949। अब यहाँ पर गौर करने की बात यह है कि एक्सपेंशन ऑफ यूएसए तो शुरू हो चुका है, ठीक है, क्योंकि हम लोग पहले ही देख चुके हैं कि काफी सारे जो न्यू स्टेट्स हैं वो एडमिट हो चुके हैं यूएसए के अंदर, और वो टाइम पीरियड 1820 नहीं है। एनीवेज दोस्तों, जब हम इस टॉपिक पर आएंगे तो फिर हम इस टॉपिक के ऊपर डिटेल में बात करेंगे। फिलहाल आप लोगों को बता दूं कि हमारा जो टाइम पीरियड चल रहा है वो ये टाइम पीरियड है, और इस टाइम पीरियड के अंदर हम इस वक्त जेम्स मेडिसन को हम डिस्कस कर रहे हैं। जेम्स मेडिसन के बारे में आप लोगों ने एक बात याद रखनी है दोस्तों कि जेम्स मेडिसन के टाइम पीरियड में सिर्फ एक ही इंपॉर्टेंट इवेंट था जिसको हम वॉर ऑफ 1812 टू 1814 के नाम से जानते हैं, और इसी एक ही इंपॉर्टेंट इवेंट के ऊपर अक्सर सवाल आ जाता है। जैसा कि लास्ट टाइम अभी 2020 के जो पेपर था उसके अंदर भी सवाल आया हुआ था इस वॉर से रिलेटेड, लेकिन वो थोड़ा एनालिटिकल सवाल था। वो ये नहीं था कि इस वॉर के बारे में हमें बताएं। उस क्वेश्चन के अंदर ये पूछा गया था कि भाई जो वॉर ऑफ 1812 टू 1814 हुई थी और रेवोल्यूशनरी वॉर भी हुई थी, इन दो वॉर्स का जिक्र करके एग्जामिनर ने डायरेक्ट जो पूछा था मामला वो ये पूछा था कि डिस्पाइट दीज टू वॉर्स व्हाई यूएसए एंड यूके आर सो क्लोजर इन टुडेज एरा। तो इसका हमने जवाब देना था। उसके अंदर ऑब्वियसली फिर लाजमी सी बात है, हमने इन वॉर्स के बारे में कुछ भी डिस्कस नहीं करना था। हमने सिर्फ इस वॉर के आगे की जो चीजें थी वो बतानी थी कि इन दो वॉर्स के बावजूद ऐसे कौन से इवेंट्स हुए, ऐसे कौन से मामलात हुए कि ये दोनों मुल्क जो थे वो करीब आ गए। तो इस सवाल को अटेम्प्ट करने के लिए आप लोगों को यूएस हिस्ट्री का जो पूरा का पूरा सिलेबस है उसके बारे में पता होना चाहिए था। एनीवेज, जब हम लास्ट में पास्ट पेपर्स को अटेम्प्ट करेंगे तो हम उस सवाल को जरूर अटेम्प्ट करेंगे। मैं आप लोगों को बताऊंगा कि उस सवाल को अटेम्प्ट किस तरह से करना है। तो फिलहाल हम अपने इस टॉपिक को शुरू करते हैं और हम जेम्स मेडिसन का जो टाइम पीरियड है उसको समझने की आज हम कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं बैकड्रॉप, यानी कि मेडिसन के आने से पहले मामलात क्या चल रहे थे, क्योंकि लाजमी सी बात है उन्होंने एक ऐसी सिचुएशन के अंदर कदम रखा जब अमेरिका के कुछ हालात ठीक नहीं चल रहे थे। क्योंकि आप लोगों को पता है जेफरसन जो है ना वो न्यूट्रलिटी के कायल थे। उनका मानना यह था कि भाई यूरोपियन कंट्रीज से हम दूर हो जाएं, तो जो यूरोप के और अमेरिका के बीच में जो इतना बड़ा समंदर है तो डेफिनेटली उस समंदर का फायदा ये होगा कि यूएसए जो है ना वो यूरोपियन कॉन्फ्लिक्ट से बचा रहेगा। तो ये जो है ना वो जेफरसन के ख्यालात थे और उन्होंने ये उम्मीदें बांध ली थी। इसी वजह से उन्होंने न्यूट्रलिटी इख्तियार की और ट्रेड लिंक्स वगैरह भी खत्म कर दिए यूरोपियन कंट्रीज के साथ। उसके अलावा एक और मसला ये चल रहा था कि ब्रिटिश और फ्रेंच की वॉर चल रही थी 1803 में, जिसको हम जानते हैं। ऑब्वियसली हम इस वॉर के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, हम सिर्फ ये देखेंगे कि इसका इम्पैक्ट अमेरिका के ऊपर क्या था। तो मसला ये है कि जो ये वॉर थी वो सिर्फ मिलिटरीली नहीं थी बल्कि इकोनॉमिकली भी थी ये वॉर। तो इसी वजह से जो फ्रांस का जो किंग था नेपोलियन, उससे जो अमेरिकन टेरिटरी थी जो उसके हाथ में थी लुजियाना, वो संभाली नहीं जा रही थी। और हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि किस तरह से जेफरसन ने भी इस बात को रियलाइज किया और फौरन अपने कुछ डिप्लोमेट्स को भेजकर उसने लुजियाना को परचेज करने के लिए निगोशिएशन स्टार्ट की। और नेपोलियन वैसे ही तंग आ चुका था, उससे जो है अपनी जो यूरोपियन टेरिटरी थी वो संभाली नहीं जा रही, तो अमेरिकन टेरिटरी को वो कैसे संभालता। लिहाजा उसने जो है ना मौका गनीमत जाना और उसने फौरन से बेशतर क्या किया कि उसने जो लुजियाना की टेरिटरी थी वो बेच डाली। अगर आप लोग लुजियाना परचेस के ऊपर पूरी वीडियो देखना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूं और ऊपर कार्ड में भी डाल रहा हूं। तो अब हम देखते हैं कि जब इन दोनों की वॉर चल रही थी तो नेपोलियन ने क्या किया। नेपोलियन ने कुछ ऑर्डर्स इशू किए। उन ऑर्डर्स का मकसद क्या था कि ब्रिटिश की जो इकोनॉमी है उसको तबाह कर दिया जाए। उसके अंदर मामला क्या था, वो ऑर्डर्स क्या थे, तो उसने ये कहा था कि भाई कोई भी अगर ब्रिटिश की तरफ आएगा, कोई भी वेसल यानी कि कोई भी जहाज सामान वगैरह लेकर आएगा, तो उसको हम इस यूरोपियन कॉन्टिनेंट के अंदर घुसने नहीं देंगे और उसकी शिप्स को तबाह कर दिया जाएगा। ये नेपोलियन का फैसला था और वो बिल्कुल ब्रिटिश को किसी के साथ भी ट्रेड करते हुए नहीं देख सकता था। वो ब्रिटिश की एक्सपोर्ट्स को तो नहीं रोक सकता था, लिहाजा उसने इंपोर्ट्स पर पाबंदी लगा दी कि कोई भी इस हार्बर के अंदर एंटर नहीं होगा। ये जो यूरोपियन कॉन्टिनेंट है ना, इसके अंदर ये कोई भी कंट्री एंटर नहीं होगा। तो इसके मुकाबले में फिर जो ब्रिटिश था उसने भी ऑर्डर्स ऑफ काउंसिल जारी किए और उसने भी यही खेल खेला तकरीबन, लेकिन उसने थोड़ा सा ट्विस्ट के साथ ये खेल खेला और उसने कहा ठीक है इजाजत तो मैं दूंगा ट्रेड करने की, लेकिन अगर कोई भी शिप यूरोपियन कॉन्टिनेंट के अंदर दाखिल होगी
फ्रांस या किसी भी यूरोपियन कंट्री को कुछ सामान वगैरह बेचने के लिए, ट्रेड करने के लिए, तो उसको पहले ब्रिटिश के पोर्ट्स के ऊपर ठहरना पड़ेगा, वहां पर उसको टैक्स पे करना पड़ेगा और उसकी वहां पर तलाशी वगैरह ली जाएगी और उसके बाद उसको इजाजत दी जाएगी कि वो अब जिस कंट्री उसने सामान पहुंचाना है उस कंट्री को वो सामान पहुंचा दे। तो ब्रिटिश की और फ्रांस के इस फड्डे की वजह से और इस तरह के उनके ऑर्डर्स ऑफ काउंसिल्स की वजह से जो यूएस की इकोनॉमी थी वो तबाह हुई, क्योंकि लाजमी सी बात है यूएसए को यहां पर आने के लिए काफी भुगतना पड़ता था और इसी चक्कर में जो ब्रिटिश था उसने अमेरिका की 200 शिप्स को जो है ना वो कैप्चर कर लिया, साथ ही साथ उसने फ्रांस की भी बहुत सारी शिप्स को उसने कैप्चर कर लिया। और सिर्फ यही नहीं, उसने जो उन वेसल्स के अंदर जो क्रू था, यानी कि जो लोग थे जो उस जहाज को संभाल रहे थे, उनको फोर्स किया कि वो ब्रिटिश के लिए काम करें और इस पॉलिसी को इम्प्रेसमेंट पॉलिसी कहा गया। तो इम्प्रेसमेंट पॉलिसी का आप लोगों ने याद रखना है कि इम्प्रेसमेंट पॉलिसी का क्या मतलब है। यही मतलब है कि यूएसए के जो शिप्स थे उनके अंदर जो क्रू था उस क्रू से फोर्सफुली काम करवाया जा रहा था ब्रिटिश के लिए। तो इम्प्रेसमेंट पॉलिसी का लफ्ज आगे भी आएगा, लिहाजा अभी से आप लोगों ने इसको याद रखना है। तो इसके मुकाबले में जेफरसन का रिस्पांस क्या था? जेफरसन का रिस्पांस मैं आप लोगों को पिछली वीडियो में बता चुका कि उसने एम्बार्गो एक्ट लगा दिया। एम्बार्गो एक्ट क्या होता है? एम्बार्गो एक्ट का मतलब आप लोग समझ लें। अब होता क्या है कि जो भी कोई टेरिटरी होती है, अब यहाँ पे आप लोग देखें, ये अमेरिकन कॉन्टिनेंट है और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि इस एरिया में, यहां से लेकर इस पूरे एरिया में जो वाटर है, तो जो 3 नॉटिकल माइल्स का जो एरिया होगा वो उस वक्त के इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से 3 नॉटिकल माइल्स का जो एरिया है वहां पर आप पाबंदी लगा सकते हैं कि आप किसी भी शिप को वहां पर एंटर नहीं होने देंगे, क्योंकि वो आपका अपना वाटर होता है, जिसको हम आज के दौर में, आज की टर्म्स में हम इसको इनोसेंट पैसेज के नाम से जानते हैं। ये इंटरनेशनल लॉ का एक कॉन्सेप्ट है। जब हम इंटरनेशनल लॉ के ऊपर वीडियोस बनाएंगे तो फिर हम इसको भी डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल आप लोगों ने इतना ही समझना है कि इस 3 नॉटिकल माइल्स का जो एरिया है, यहां पर आप किसी भी शिप को एंटर नहीं होने देंगे। दूसरे मुल्क से आने वाली किसी भी शिप को यहां से ना आप गुजरने देंगे ना यहां पर एंटर होने देंगे। इसको कहते हैं एम्बार्गो। तो यही एम्बार्गो एक्ट लगाया था जेफरसन ने 1807 में। इसकी वजह से जो यूएसए की जो इकोनॉमी थी वो बिल्कुल तबाह और बर्बाद हो गई थी। और सिर्फ यही नहीं, या तो ये होता ना कि आप इंपोर्ट नहीं करेंगे किसी कंट्री से, जेफरसन साहब ने ना सिर्फ ये कि इंपोर्ट बंद कर दिया बल्कि एक्सपोर्ट को भी बंद कर दिया। उन्होंने कहा ना हम इंपोर्ट करेंगे ना एक्सपोर्ट करेंगे। तो इसकी वजह से नुकसान ये हुआ कि 1808 के आते आते जो एक्सपोर्ट्स थे यूएसए के वो 108 मिलियन डॉलर से नीचे गिरकर सिर्फ 22 मिलियन डॉलर पर रह गए। तो आप लोग देख सकते हैं कितना ज्यादा नुकसान हुआ। तो अब क्या था कि मेडिसन आ चुके थे और मेडिसन के आते ही एक मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट शुरू होने वाला था यूके के साथ। उसकी कुछ वजूहात थी, जो बुनियादी वजूहात वो ये थी कि सबसे पहले तो आप लोगों को मैंने बता दिया कि वेस्टवर्ड एक्सपेंशन का जो एक कॉन्सेप्ट था वो शुरू हो चुका था। यानी कि जो सिलेबस के अंदर अगला टॉपिक है यूएस हिस्ट्री का कि एक्सपेंशन ऑफ यूएसए फ्रॉम 13 टू 50 स्टेट्स, ये मामला शुरू हो चुका था। और आप लोग खुद नोट करें कि ये जो टाइम पीरियड है वो 1820 से पीछे का है। तो सिलेबस वालों ने तो कुछ भी लिख दिया है, तो हमने जो सही मामला है उसको लेकर चलना है। हमने सिलेबस को तो सामने रखकर चलना है, लेकिन हमने समझना भी है सिलेबस को, क्योंकि सिलेबस बनाने वाले ने जान छुड़वाई है बिल्कुल। कोई उसने जो है ना देखा नहीं है कि भाई ये मामला किस टाइम पीरियड में हुआ था, ये मामला किस टाइम पीरियड में हुआ था। उन्होंने भी होशियारी की है और ये मामला स्टूडेंट्स के ऊपर छोड़ दिया कि स्टूडेंट्स खुद अंदाजा लगाएं कि एक्सपेंशन जो है ना वो किस टाइम पीरियड में शुरू हुई थी। तो आप लोग खुद देखेंगे, आप लोगों को पता चलेगा कि एक्सपेंशन तो वॉशिंगटन की टाइम से शुरू हो चुकी थी। तो उसके लिए 1820 का टाइम पीरियड लिखने की जरूरत नहीं है सिलेबस के अंदर। खैर, उन्होंने जान छुड़वाने के लिए या आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए लिख दिया है सिलेबस बनाने वाले ने। तो इन बातों को हम फिर जब उस टॉपिक पर आएंगे तो फिर हम उसको डिस्कस करेंगे। तो मामला यहां पर यह चल रहा था असल में, जो अब हम वॉर की तरफ जा रहे हैं कि जो वॉर होने वाली थी यूएसए और यूके के बीच में, उसकी तरफ हम जा रहे हैं। तो मामला क्या था कि जो वहां पर नेटिव इंडियंस थे अमेरिकन टेरिटरी के अंदर, उनके साथ जो है ना बहुत सारे जो है ना कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे थे यूएसए के, क्योंकि लाजमी सी बात है यूएसए अपनी टेरिटरी को बढ़ा रहा था, एक्सपेंड कर रहा था। और लाजमी सी बात है वहां पर जो नेटिव्स रहते थे, जिनको हम इंडियंस के नाम से जानते हैं, नेटिव इंडियंस, उनको काफी प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि फिर वो अपने आप को माइनॉरिटी की तरह फील करने लग गए थे। अब लाजमी सी बात है एक एरिया में आप रहो भी और फिर एक दूसरी नेशन आकर वहां पर कब्जा कर ले और आपको माइनॉरिटी बना दे, तो लाजमी सी बात है तकलीफ तो होगी। तो उन नेटिव अमेरिकन को यही जो है ना तकलीफ हो रही थी। तो दूसरी बात क्या थी वहां पर, यह थी कि जो यूके था
वो क्या कर रहा था, इन नेटिव अमेरिकन को वो सपोर्ट कर रहा था, इनको आर्म्स वगैरह प्रोवाइड कर रहा था। और अगला चैलेंज क्या था मेडिसन के लिए, वो यही था कि भाई जो जेफरसन की लगाई गई पॉलिसीज थी, जिसमें एम्बार्गो एक्ट आप लोगों ने पढ़ा, उसकी वजह से जो इकोनॉमिक रिसेशन आ चुका था यूएसए के अंदर, वो बड़ा खतरनाक था। क्योंकि आप लोगों ने देखा एक्सपोर्ट्स एकदम गिर चुकी थी। और लाजमी सी बात है, किसी भी मुल्क का जो सरमाया होता है वो एक्सपोर्ट्स से होता है। जब तक आप सामान बेचोगे नहीं, पैसा आएगा नहीं, तो सामान बिक ही नहीं रहा था। जेफरसन ने ऐसी पॉलिसी बनाई थी। ठीक है, कुछ काम अच्छे भी किए थे उन्होंने, लेकिन कुछ काम बड़े बुरे करके वो चले गए थे। तो उसी एम्बार्गो एक्ट का नतीजा ये था कि अब जेफरसन का जो किया धरा था, उसका सारा का सारा प्रेशर किसके ऊपर पड़ रहा था, मेडिसन के ऊपर। अब होता क्या है कि 1809 से लेकर 1870 के बीच में इनका जो है ना, जो टाइम पीरियड था वो स्टार्ट होता है। तो 1809 में जेम्स मेडिसन आते हैं। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जेम्स मेडिसन जो थे वो डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन पार्टी से थे। ये आप लोगों को क्यों पता होना चाहिए, क्योंकि अक्सर ये सवाल एमसीक्यूज में आ जाता है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन पार्टीज में कौन कौन से प्रेसिडेंट्स थे। अब क्या होता है कि मेडिसन आते ही एम्बार्गो एक्ट को खत्म करने के लिए नॉन इंटरकोर्स एक्ट लगा देते हैं। और इस एक्ट से क्या होता है कि अब यूएसए जो है ना, वो तमाम यूरोपियन कंट्रीज के साथ ट्रेड कर सकता है सिवाय यूके और फ्रांस के। क्योंकि लाजमी सी बात है, यूके और फ्रांस के जो फड्डे थे, उनसे अमेरिका के ऊपर काफी नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा था। तो इन दोनों के बीच के जो फड्डे थे, अफेयर्स थे, उसके बीच में अमेरिका पड़ना नहीं चाहता था। क्योंकि अब वो लाजमी सी बात है, नई नई एक नेशन बनी है, नया नया एक कंट्री बना है, और कंट्री बनते ही वो इस तरह के फड्डों में पड़ना शुरू कर दे, तो फिर तो ये पाकिस्तान वाले हालात ही होंगे ना इनके। जैसे लाजमी सी बात है, आप लोगों ने देखा था कि पाकिस्तान बनते ही क्या हुआ था, कोल्ड वॉर हो रही थी उनकी, रशिया की और यूएसए की। तो पाकिस्तान भी फिर लाजमी सी बात है, पाकिस्तान को कोई एक साइड लेनी पड़ी। वो पाकिस्तान की कुछ मजबूरियां थी, लेकिन यहाँ पर मेडिसन ने जो है ना, वो थोड़ी होशियारी से काम लिया और इनके फड्डों में पड़ने के बजाय उन्होंने क्या किया कि उसने कहा भी हम ट्रेड तो करेंगे, लेकिन इन दो कंट्रीज के साथ हम कोई लेन देन नहीं रखेंगे। इसके अलावा एक मैकन्स बिल नंबर 2 जो है ना, वो साइन हुआ था, जिसके अंदर मेडिसन ने ये बात की थी कि हम फ्रांस और ब्रिटिश के साथ भी हम जो है ना ट्रेड शुरू कर देंगे, मसला कोई भी नहीं है, लेकिन पहले फ्रांस को और ब्रिटिश को ये अश्योरिटी देनी पड़ेगी कि वो जो यूएसए की न्यूट्रलिटी है उसका वो लोग लिहाज रखेंगे, और जो फ्रीडम ऑफ सीज है उसका भी वो लोग लिहाज रखेंगे, और सारे के सारे समंदर पर अपनी जो है ना दादागिरी नहीं चलाएंगे। ये नहीं करेंगे कि वो जो है ना समंदर को अपने बाप का समंदर समझें, बल्कि ये है कि उनको फ्रीडम ऑफ सीज की जो पॉलिसी है, फ्रीडम ऑफ सीज का जो कॉन्सेप्ट है, उसको उनको मद्देनजर रखना पड़ेगा। अभी फ्रीडम ऑफ सीज का क्या कॉन्सेप्ट है, इसको हम इंटरनेशनल लॉ में हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। क्योंकि लाजमी सी बात है, सिर्फ उस टाइम 3 नॉटिकल माइल्स का जो एरिया था वो किसी भी कंट्री के हाथ में था। उसके बाद का जो एरिया था वहां पर कोई पाबंदी नहीं थी, वहां पर कोई भी फ्रीली जो है ना वो नेविगेट कर सकता था। आज के दौर में जो आपका इनोसेंट पैसेज है वो 12 नॉटिकल माइल्स का है। एनीवेज ये इंटरनेशनल लॉ के कॉन्सेप्ट्स हैं, इनको फिलहाल इंटरनेशनल लॉ के लिए ही छोड़ देते हैं। तो मैकन्स बिल नंबर 2 में यही बात हुई थी कि भाई फ्रीडम ऑफ सीज की और न्यूट्रलिटी की रिस्पेक्ट करेगा अगर फ्रांस और ब्रिटिश, तो ही हम उनके साथ ट्रेड को बहाल करेंगे, वरना हम इन दोनों के साथ भी ट्रेड नहीं करेंगे। तो इसमें हुआ क्या कि फ्रांस ने तो ये बात मान ली, लेकिन क्या हुआ कि ब्रिटिश जो था उसने कहा भाई मैं तो नहीं मानता। अब आप लोगों को समझ में आ रही होगी कि भाई बुनियादी वजह क्या थी लड़ाई की। तो हम एक बिल्कुल एक स्ट्रक्चर में लेकर चल रहे हैं इस मामले को। तो अब देखें, यहाँ पर वॉर शुरू होती है, तो वॉर की हम सबसे पहले कॉजेस को देख लेते हैं। लाजमी सी बात है, वॉर के हमने इवेंट्स को तो हमने डिस्कस करना नहीं है। ये तो हमने बताना नहीं था कि फलाने ने फलाने को 2 गोलियां मारी और उसने उसको 4 गोलियां मारी। ये इन चीजों का सीएसएस के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। सीएसएस के जो सवाल आते हैं वो लाजमी सी बात है कॉजेस पर आएंगे, इंपैक्ट्स पर आएंगे, सोल्यूशंस वगैरह पर आएंगे, इस तरह की चीजें पूछी जाती हैं। तो हम अब एक एक करके कॉजेस को हम डिस्कस कर लेते हैं वॉर की। सबसे पहली जो कॉज थी वो ये थी कि भाई यूके जो था उसने विड्रॉ नहीं किया। कहां से? जो ग्रेट लेक्स थी वहां से उसने विड्रॉ नहीं किया था। आप लोगों को पता है कि इस पूरे एरिया के अंदर जो है ना वो ब्रिटिश का कब्जा था, लेकिन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद ब्रिटिश यहां से तो चला गया, लेकिन ये जो आप लोग देख रहे हैं 3 छोटे समंदर, ग्रेट लेक्स जिसको हम कहते हैं, यहां से ब्रिटिश ने अपनी जो आर्मी थी उसको वहां से उसने विड्रॉ नहीं किया था। तो ये एक रीजन हो गई। अगली रीजन क्या थी? अगली रीजन मैंने आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं कि जो ब्रिटिश था वो एड कर रहा था नेटिव अमेरिकन को। लाजमी सी बात है, अगर आप लोग इसी मैप में देखें तो ये जो एरिया है यहाँ का, इस जगह का जो एरिया है, यहाँ पर नेटिव अमेरिकन रहते थे। ब्रिटिश यहां से इनको कर रहा था सपोर्ट और एड कर रहा था ताकि वो
रेजिस्ट कर सकें और यूएसए की जो वेस्ट वर्ल्ड एक्सपेंशन है उसको वो रोक सकें। अगली जो रीजन थी वो क्या थी, वो ये थी कि यूएसए ने कुछ ट्रीटीज की ऑफर की थी जिसमें मैकन्स बिल नंबर 2 था, उसको यूके ने नहीं माना। यूके ने उसको बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया और साफ इनकार कर दिया, जिसका ये मतलब था कि ना हम फ्रीडम ऑफ सी का लिहाज रखेंगे, ना ही हम यूएसए की न्यूट्रलिटी का लिहाज रखेंगे। अगली जो रीजन मैंने आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं कि इम्प्रेसमेंट पॉलिसी थी। इम्प्रेसमेंट पॉलिसी आप लोगों को पता ही है कि जो यूएसए के जो क्रू थे उसको फोर्स किया जा रहा था कि वो ब्रिटिश के लिए सर्व करे, ब्रिटिश के लिए काम करे। तो ये बात यूएसए को बिल्कुल वारा नहीं खा रही थी, यूएसए को बिल्कुल ये बात पसंद नहीं आ रही थी, इसकी वजह से भी वॉर हुई। इसके अलावा 1807 में ब्रिटिश की एक ल्यूपर्ड नामी शिप थी जिसने फायर किया अमेरिकन शिप के ऊपर, जिसको हम चीज़ापीक शिप कहते हैं। अगली जो रीजन थी वो सबसे बड़ी रीजन यही थी कि जो यूएसए के अंदर जो कांग्रेस है, उस कांग्रेस के अंदर जो बहुत सारे लोग बैठे हुए थे उनको हम वॉर हॉक्स के नाम से जानते हैं। तो लाजमी सी बात है, वॉर हॉक्स का मकसद यही रहता है कि भाई लड़ाई हो, ठीक है ना। तो कांग्रेस के उन मेंबर्स को ये बात बिल्कुल वारा नहीं खा रही थी कि ब्रिटिश जो है वो नेटिव अमेरिकन को एड कर रहा है, उनको फंड भी दे रहा है और साथ ही साथ उनको आर्म्स भी दे रहा है। ये बात वारा नहीं खा रही थी, इसीलिए उन वॉर हॉक्स ने क्या किया, लड़ाई का ऐलान कर दिया। अब वॉर शुरू होती है कब, जून 16, 1812 को वॉर शुरू होती है। अब यहाँ पर मजे की बात यह है कि ब्रिटिश जो था उसने ऑर्डर ऑफ काउंसिल जो है ना उसको रिपील कर लिया था। यानी कि जो उसने जो एक हठधर्मी दिखाई थी कि भाई कोई भी शिप आएगी तो पहले ब्रिटिश के पोर्ट पर आएगी, उसके बाद वो किसी यूरोपियन कंट्री में जाएगी, उसने इस ऑर्डर को रिपील कर लिया था, यानी कि हटा दिया था। लेकिन मसला क्या था कि उस टाइम टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी नहीं थी, लिहाजा ये खबर पहुंचते पहुंचते देर हो गई और ये जो न्यूज थी ये टाइम पर नहीं पहुंच पाई यूएसए को, और उससे पहले पहले लड़ाई शुरू हो चुकी थी। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रेज होता है, आप लोगों के भी माइंड में ये सवाल आ सकता है कि भाई ब्रिटिश ने ऑर्डर ऑफ काउंसिल्स क्यों रिपील किए, क्या वजह थी। तो उसमें सबसे पहले आप लोग याद रखें कि ब्रिटिश भी एम्बार्गो एक्ट से तंग आ चुका था, क्योंकि ब्रिटिश को जरूरत थी, बहुत सारे सामान की जरूरत थी जो कि वो यूएसए से इंपोर्ट किया करता था, और अब यूएसए ने एम्बार्गो एक्ट लगाकर ये साफ साफ कह देता कि हम कोई भी सामान ना बेचेंगे ना खरीदेंगे। तो जो एग्रीकल्चर के जो कुछ प्रोडक्ट्स वो मंगवाता था वहां से, वो अब बंद हो चुके थे और लाजमी सी बात है अब ब्रिटिश को भी बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा था, इस वजह से भी उसने हटाया। दूसरी वजह ये थी कि भाई यूएसए जो था उसने जो कैनेडियन टेरिटरीज थी, जो यूएसए से ऊपर का जो टेरिटरी है ना, कनाडा जिसको हम कहते हैं, वहां पर यूएसए ने अटैक कर दिया था। वो अलग बात है कि यूएसए को वहां पर बहुत मार पड़ी, क्योंकि यूके की जो आर्मी थी वो बड़ी तगड़ी आर्मी थी, उनको बड़ा एक्सपीरियंस था लड़ाई झगड़े का, तो वहां पर यूएसए को बड़ी मार पड़ी। लेकिन सिर्फ यही नहीं, ब्रिटिश ने जो जवाबी कार्रवाई की उसके अंदर 3 प्रॉन्च अटैक्स किए गए, यानी कि 3 लगातार अटैक्स, ऐसे अटैक्स किए गए यूएसए हिल कर रह गया। अब सबसे पहले क्या किया ब्रिटिश ने, सबसे पहले ये काम किया कि जो ये एरिया आप लोग देख रहे हैं अमेरिका के मैप में छोटा सा, जिसको बड़ा करके यहाँ पे दिखाया गया है, इनको हम हडसन रिवर के नाम से जानते हैं। यहाँ के जो वाटरवेज थे, यहाँ की जो नदियां थी, उनको कंट्रोल कर लिया था ब्रिटिश की आर्मी ने। एक तो ये उसने रिटेलिएशन किया, दूसरा उसने क्या किया, न्यू ओरलियंस में आप लोगों को दिखा चुका हूं। न्यू ओरलियंस अगर आप लोग इस छोटे से मैप में देखें तो कुछ ये लुजियाना के नीचे कुछ इस जगह पर न्यू ओरलियंस आता है। तीसरा काम ब्रिटिश ने क्या किया, तीसरा काम ये किया कि उसने चीज़ापीक बे जो है उसके ऊपर उसने अटैक किया। अब चीज़ापीक बे कहां पर है, वो इन्हीं हडसन रिवर्स के अंदर, अगर आप लोग गौर से देखें इस मैप में तो ये जो एरिया है इसको हम चीज़ापीक बे के नाम से जानते हैं, यहाँ पे छोटा सा लिखा हुआ भी है। तो यहाँ पर भी अटैक कर दिया था। अब आप लोगों को पता है कि ये जो पूरा का पूरा एरिया है ये यूएसए के कंट्रोल में है, लेकिन अब यहाँ पर यूके की जो आर्मी थी वो यहाँ पर डिप्लॉयड हो चुकी थी और यहाँ पर उन्हें अटैक्स करना शुरू कर दिए थे। अब हम देखते हैं कि रिजल्ट्स क्या निकले वॉर के। तो मामला ये था कि यूएसए जो था वो थोड़ा कमजोर था और ऊपर की जो कॉलोनीज थी, ऊपर के एरिया की जो कॉलोनीज थी जहां पर फेडरलिस्ट का राज था, नॉर्थर्न कॉलोनीज जिनको हम कहते हैं, वहां पर यूएसए का जो सपोर्ट था वो वहां पर कम हो चुका था, क्योंकि लाजमी सी बात है मेडिसन जो थे वो साउथर्न टेरिटरी से, साउथर्न कॉलोनी से इलेक्ट हुए थे और थे भी वो एंटी फेडरलिस्ट। तो लाजमी सी बात है फेडरलिस्ट ने उनको काफी अपोज किया और साथ ही साथ इस वॉर को भी अपोज किया फेडरलिस्ट ने। और मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि यूएसए की जो आर्मी थी वो काफी वीक थी, लाजमी सी बात है उनको कोई तजर्बा नहीं था लड़ाई झगड़े का, वो नई नई नेशन थी एक। तो मामला ये हुआ कि जो फेडरलिस्ट और एंटी फेडरलिस्ट पार्टी थी उसके लोग मिले हैं हार्टफोर्ड कन्वेंशन के अंदर। हार्टफोर्ड कनेक्टिकट का एक इलाका है, यहाँ पर क्या हुआ था कि कुछ सीरीज हुई थी मीटिंग्स की। अब लाजमी सी बात है हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे नहीं क्योंकि फायदा नहीं है इसको डिटेल में पढ़ने का। यहां पर मैं आप लोगों को एक और बात भी बताता चलूं
कि हार्टफोर्ड कन्वेंशन के ऊपर एज सच कोई सवाल आता भी नहीं है, और यही मतलब है स्मार्ट स्टडी का कि ये तो हमें पता है कि शुरू कहां से करना है, क्या क्या चीजों को कवर करना है, लेकिन ये नहीं है कि हमने एक एक चीज की डेप्थ में जाना है। अब हार्टफोर्ड कन्वेंशन के अंदर आप लोगों को जो है ना वो 10-10 सफ़ों के आर्टिकल्स भी मिल जाएंगे, लेकिन उसके साथ हमारा काम है नहीं। अगर उसको पढ़ने लग गए तो स्मार्टनेस सारी की सारी आपकी निकल जाएगी। इसीलिए हम कहते हैं कि जो सीएसएस है वो स्मार्ट स्टडी का खेल है। तो स्मार्ट स्टडी का यही मतलब है कि आपने चीजों को तो कवर करना है, लेकिन आपने उनकी जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको आप लोगों ने समझना है। आप लोगों उसकी डेप्थ में जाकर उसकी जो कॉम्प्लेक्सिटीज हैं उनमें पढ़ने की आप लोगों को चंदा जरूरत नहीं है। तो हार्टफोर्ड कन्वेंशन के अंदर जो बुनियादी बात थी, जो उसका मेन कॉन्सेप्ट है, वो क्या है कि यहां पर एक डिसीजन लिया गया। यहां पर डिसीजन क्या लिया गया कि भाई अगर वॉर स्टॉप ना की गई तो जो न्यू इंग्लैंड कॉलोनीज हैं, यानी कि जो ये 13 कॉलोनीज हैं जो नई अब वजूद में आई हैं, ये अमेरिका के हाथ से चली जाएंगी। तो इस कन्वेंशन की वजह से ही इस वॉर को स्टॉप किया गया, क्योंकि ब्रिटिश जो था वो आप लोगों को पता है कि उसने वहां पर यूरोप के अंदर फ्रांस को भी काफी डंडा कर दिया था, और वहां पर फ्रांस को डंडा करने के बाद अब वो थोड़ा सा और जोश में आ गया था, और इसी वजह से उसने अब ये सोचा कि अमेरिका को भी मैं छोड़ूंगा नहीं। तो उसने अमेरिका के अंदर भी अपने जो ट्रूप्स थे उनको सेट कर दिया, और उसका तो इरादा यही था कि भाई मैं अब अमेरिका की भी ऐसी की तैसी करूंगा। उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट इंसिडेंट जो हुआ वो मैं आप लोगों को बता दूं कि हुआ ये कि उन्होंने वाशिंगटन डीसी के ऊपर भी हमला किया। वाशिंगटन डीसी आप लोगों को पता है ना, अमेरिका का कैपिटल है, जहां पे व्हाइट हाउस भी होता है। तो उन्होंने व्हाइट हाउस को जला दिया। अब मेडिसन जो थे वो वहां से भाग गए, और उनके वहां से भागने की वजह से यूएसए की जो रेपुटेशन थी वो काफी ज्यादा हर्ट हुई। तो इस अटैक के बाद मेडिसन ने क्या किया, मेडिसन ने एक अमला भेजा बेल्जियम, ताकि वहां पर एक निगोशिएशन हो सके और एक ट्रीटी साइन होकर इस वॉर को खत्म किया जा सके। तो यहां पर ट्रीटी ऑफ घेंट साइन होती है इन दोनों के बीच, यूएसए और इंग्लैंड के बीच। इस ट्रीटी के अंदर 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। सबसे पहले पॉइंट यही है कि भाई जो फाइटिंग थी उसको स्टॉप कर दिया गया। अब जो पुराने बॉर्डर्स थे, जो अमेरिका और कनाडा के बीच में जो पुराने बॉर्डर्स थे, वो वापस उन्हीं बॉर्डर्स पे आ गए, यानी कि इस लड़ाई का कोई फायदा हुआ नहीं। ठीक है। तीसरा जो काम हुआ, जो कि थोड़ा इंपॉर्टेंट काम था, वो ये था कि जो यूएसए और कनाडा के बीच जो बॉर्डर था, उस बॉर्डर को यूके ने रिकॉग्नाइज कर लिया और कहा भाई ठीक है, यहां से तुम्हारी लाइन शुरू और यहां से हमारी लाइन शुरू। तो ये मामला वहां पर हल हुआ। इस ट्रीटी को आप लोगों ने याद रखना है। इस ट्रीटी को हम ट्रीटी ऑफ घेंट के नाम से जानते हैं। अब ये ट्रीटी तो साइन हुई थी 1814 में, लेकिन इस ट्रीटी के साइन होते होते एक और वॉर चल रही थी। कहां पर? न्यू ऑरलियंस के अंदर। न्यू ऑरलियंस में आप लोगों को बता दिया, लुसियाना के नीचे एक छोटा सा कोस्टल एरिया है, वहां पर भी लड़ाई झगड़ा चल रहा था। और वहां पर मजे की बात ये कि एंड्रयू जैक्सन जो थे वो लीड कर रहे थे आर्मी को, और उन्होंने वहां पर यूके को बहरहाल हरा दिया। और इस वार का बड़ा जश्न मनाया गया कि भाई हमने यहाँ पर यूके को हरा दिया, और बड़ा खुश हुए वो लोग। अब हम देख लेते हैं कि इम्पैक्ट्स क्या क्या पड़े। यूएसए की जो नेशन थी, जो एक न्यू नेशन थी, उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट्स पड़े, क्या फायदे हुए। तो मामला ये हुआ कि यूएसए जो था उसने इस वॉर को सेकंड वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कंसीडर किया। हमारे एक व्यूअर ने भी ये सवाल किया था कि जेफरसन का जो टाइम पीरियड है उसको हम सेकंड रेवोल्यूशनरी पीरियड के नाम से जानते हैं, लेकिन उन व्यूअर से थोड़ी सी गलती हो गई। असल बात यही है कि जो मेडिसन का टाइम पीरियड है, जिसमें खास तौर पर वॉर ऑफ 1812 टू 1814 का जो टाइम पीरियड है, इसको हम सेकंड रेवोल्यूशनरी पीरियड कंसीडर करते हैं। और हम क्या कंसीडर करते हैं, यूएसए इसको खुद ही सेकंड रेवोल्यूशनरी पीरियड कंसीडर करता है। और लाजमी सी बात है, जब इसको सेकंड रेवोल्यूशनरी पीरियड आप कंसीडर करेंगे तो आपको इसको सेकंड वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहना पड़ेगा, यानी कि दूसरी आजादी। वो दूसरी आजादी यही थी कि कुछ जो नेटिव अमेरिकन को एड कर रहा था ब्रिटिश, वो भी खत्म हो गया मामला, और कैनेडियन बॉर्डर जो था उसको भी रिकॉग्नाइज कर लिया गया। तो ये भी एक काफी बड़ी जीत है, क्योंकि लाजमी सी बात है ब्रिटिश के इन्फ्लुएंस से जो आपकी जान छूटी, इसको भी हम आजादी ही तस्वर करेंगे। जैसा कि अब कश्मीर के अंदर मामला चल रहा है, अगर इंडिया आज कश्मीर को छोड़ देता है तो लाजमी सी बात है हम भी इसको जो है ना सेकंड इंडिपेंडेंस के तौर पर कंसीडर करेंगे। तो यही मामला हुआ था यूएसए के अंदर। तो ये एक साइकिक इफेक्ट था जो कि यूएसए के ऊपर पड़ा, और उनके अंदर एक जो जोश था वो पैदा हुआ। दूसरा इंपैक्ट ये पड़ा कि एक डिफेंस मैकेनिज्म का एहसास हुआ यूएसए वालों को, और उनको इंटरनेशनल रिस्पेक्ट मिली। क्योंकि लाजमी सी बात है यूके उस टाइम की सुपर पावर थी और उससे टक्कर लेना कोई आसान काम नहीं था। तो आप लोगों को मैंने बता दिया कि न्यू ऑरलियंस की जो वॉर थी वो बहरहाल यूएसए जीत गया था, और रिकॉग्निशन भी मिल गई थी इनको। तीसरा जो
मोस्ट इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट पड़ा वो ये पड़ा कि जो हार्टफोर्ड कन्वेंशन थी उसके अंदर कुछ फेडरलिस्ट जो थे वो तो राजी हो गए थे ट्रीटी ऑफ घेंट को साइन करने के लिए, लेकिन कुछ लोग जो थे वो अब तक जो है ना अड़े हुए थे ऑपोजिशन के लिए। लेकिन कुछ फेडरलिस्ट जो थे वो अब तक ऑपोजिशन के ऊपर अड़े हुए थे और वो ये नहीं चाह रहे थे कि हम डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन्स का साथ दें। लिहाजा यहां से जो फेडरलिस्ट पार्टी थी वो डिवाइड होना शुरू हो गई। चौथा इंपैक्ट ये पड़ा कि भाई एक न्यू लीडरशिप आई। न्यू ऑर्लियंस में जो लीडर थे वो थे एंड्रयू जैक्सन। तो लाजमी सी बात है ये आगे चलकर एक बहुत बड़े लीडर बनेंगे जिनके बारे में हम जरूर डिस्कस करेंगे। अगला इंपैक्ट नेशनलिज्म एंड कोऑपरेशन का इंपैक्ट पड़ा इनके ऊपर। नेशनलिज्म का एहसास हुआ यूएसए को, उन्होंने ये पहचाना कि हाँ भाई हम एक नेशन है, हमारी अपनी एक कौम है। अब लाजमी सी बात है वहां पर एक मिक्सचर है नेशंस का, लेकिन उसके बावजूद उन्हें एहसास हुआ कि अगर हम सब मिलके काम करें तो हम बड़ी से बड़ी ताकत को भी डिफेंड कर सकते हैं। यहाँ मेडिसिन के टाइम पीरियड में मैंने तो इंपैक्ट्स में लिख दिया है, लेकिन ये मेडिसिन के टाइम पीरियड में अगर कहीं एमसीक्यूज वगैरह में आ जाता है या कोई ऐसा मेडिसिन के ऊपर ऐसा सवाल आ जाता है तो आप लोगों ने ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट भी याद रखना है कि मेडिसिन के टाइम पीरियड में सेकेंड बैंक ऑफ यूएस बनाया गया था। इसमें एक चार्टर साइन किया गया था जिसमें यह डिसाइड किया गया था कि भाई जो यूएसए की जो करेंसी है उसको हम प्रोटेक्ट करेंगे। प्रोटेक्ट मतलब क्या है कि हम अपनी जो करेंसी है, हम अपनी जो टेरिटरी है, अपनी जो हमारे कंट्री के अंदर जितनी भी नेशंस हैं, जितनी भी रियासतें हैं, जितनी भी स्टेट्स हैं, उनमें हम अपनी ही करेंसी में डील करेंगे। हम बाहर की करेंसी को अपने यहाँ अंदर नहीं आने देंगे, क्योंकि अगर बाहर की करेंसी आती तो आज आप लोग ये ना देख रहे होते कि यूएसए का जो डॉलर है वो कहां पर पहुंच चुका है, तो फिर जो ब्रिटिश पाउंड है वो जगह ले गया होता। तो ये जो सेकंड बैंक ऑफ यूएस था, इसके अंदर इस चार्टर में ये बात डिसाइड हुई थी कि यूएस डॉलर को प्रोटेक्ट किया जाए, बाहर की करेंसी को यूएसए के अंदर ना आने दिया जाए। और इसके लिए जरूरी था कि जो टैरिफ्स हैं उनको भी कम किया जाए, क्योंकि लाजमी सी बात है लोगों ने फिर अगर टैरिफ्स हाई होते तो फिर लोग क्या करते कि लोग बाहर की करेंसी खरीदते, बाहर की करेंसी में इन्वेस्ट करते और बाहर की करेंसी को अपने मुल्क में लेकर आते। तो इसलिए क्या किया इन्होंने, टैरिफ्स को कम किया, ना सिर्फ करेंसी के ऊपर बल्कि जो सामान वगैरह है, कोई अगर गुड्स वगैरह किसी ने खरीदने हैं तो उसके ऊपर भी टैरिफ्स को कम किया गया। और ये एक बहुत जबरदस्त किस्म का स्टेप लिया गया। और यही वो वजह है, बुनियादी वजह आप लोग जानना चाहते हैं कि भाई यूएसए का जो डॉलर है वो क्यों आज दुनिया में, पूरी दुनिया में मशहूर है, वो इसी वजह से मशहूर है कि उस वक्त मेडिसिन के टाइम पीरियड में ये एक स्टेप लिया गया था जिसकी वजह से आज दिन तक आप लोग इसका इंपैक्ट देख रहे हैं। और इस स्टेप की वजह से लाजमी सी बात है जो पूरा का पूरा यूएसए था उसकी इकोनॉमी पर इंपैक्ट पड़ा, उसकी इकोनॉमी बूस्ट हुई। और जो नॉर्थर्न एरियाज थे उनको भी काफी फायदा हुआ, वो भी इन्वेस्ट कर सकते थे अपनी ही स्टेट्स के अंदर रहते हुए, उनको बाहर की कंट्रीज के अंदर पैसा लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। उन्होंने देखा भाई यहाँ पे टैरिफ्स जो है वो कम हो गए हैं, तो उन्होंने भी यहीं पर पैसा लगाना शुरू किया और यहाँ पर बिजनेस बढ़ने लगा। तो ये काफी बड़ा फायदा हुआ यूएसए की इकोनॉमी को। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा लेक्चर खत्म होता है। तो दोस्तों मेडिसिन का टाइम पीरियड यहीं पर खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम जेम्स मॉनरो के बारे में बात करेंगे और जेम्स मॉनरो की जो मशहूर मॉनरो डॉक्ट्राइन है उसको भी हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम उनकी जो और पॉलिसीज थी उनको भी हम डिस्कस करने की पूरी कोशिश करेंगे, समझेंगे बात को कि मॉनरो की क्या क्या सर्विसेज थी। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं आप लोगों को लेक्चर पसंद आया होगा। अगर वाकई में ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट्स में अपना फीडबैक जरूर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक करें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।